इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। इंस्पेक्टर साहब, आप और यहाँ? मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। ये रोहित मेरे लिए पहले ही मुसीबत बना हुआ था, अब ऊपर से कि मेघना। जब तक असली मुजरिम मिल नहीं जाता तुम्हें इसी पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। देखता हूँ अब तुम अपना जुर्म कबूल कैसे नहीं करती। तुम्हें रोहित को मिलने की कोशिश तो करनी ही होगी, और हो सकता है कि रोहित के करीब पहुंचकर रोहित को खत्म करने का मौका मिल सकता है। आई एम क्वाइट श्योर रोहित बहुत जल्द वापस आएगा हॉस्पिटल से, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक। आप एक काम करिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, मुझे भूख नहीं है। पापा थोड़ा सा खा लीजिए अरे ना। कहा ना मुझे भूख नहीं है। चाचा समझाइए ना इनको। भाई जी, रोहित की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है ना? हाँ स्नेहा, डॉक्टर्स का तो कहना यही है कि ही इज ऑन द रोड टू रिकवरी। उसके जो जख्म है वो धीरे धीरे भर रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि उसे जल्द होश आ जाएगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। बेबी, इस वक्त पे आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा आना बहुत जरूरी था। कहिए क्या बात? कोई बात नहीं। मेघना ने कुछ कबूल किया? नहीं मैडम, उसने तो यही रट लगा के रखी है कि उसने रोहित को मारने की कोशिश नहीं की। सच्चाई उगलवाना तो पुलिस का काम है, और उगलवाने के बाद क्या सच है क्या झूठ है ये तय करना भी आप ही का काम है। उसी बात को तो जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। उस रात मंदिर जाने से पहले क्या रोहित घर लौट कर आया था? इंस्पेक्टर साहब, उस दिन रितिका की गोद भराई की रस्म थी। पूजा के बाद रोहित पंडित जी को घर छोड़ने गया था। यानी रोहित वापस लौटा ही नहीं था और आप लोग मंदिर चले गए थे? हाँ, रोहित वापस नहीं लौटा था, लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि रोहित क्या घर लौटकर आया था? इंस्पेक्टर साहब, हमने पुलिस को बयान दिया था कि रोहित का मोबाइल यहाँ सोफे के नीचे मिला था। अगर उसका मोबाइल घर पे था तो जाहिर सी बात है कि रोहित घर आया होगा। तो वो कितने बजे आया था और कितने बजे निकला? देखिए, ये सवाल मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये केस कल्प्रिट उसे उलझाने की कोशिश कर रहा है। नहीं इंस्पेक्टर, उस वक्त घर पे सिर्फ चाची जी थी और कोई नहीं था जो आपके सवालों का जवाब दे सके। तो उस वक्त आप घर पर अकेली ही थी? वो क्या है कि सब मंदिर गए थे ना, तो मैं अपने कमरे में थी। तो रोहित घर कितने बजे लौटा था? मुझे तो पता ही नहीं कि रोहित घर लौटा भी था या नहीं, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में थी ना। मैं भी क्या करती, मैं भी पूरे दिन की थकी हुई थी, और वैसे भी सूर्या अपने किसी दोस्त से मिलने गए थे, तो जैसे वो चले गए ना, वैसे मैं भी अपने कमरे में चली गई। इंस्पेक्टर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप
क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने रोहित के मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकलवाई है। उसे कल रात को 10 बजे के बाद ना ही किसी का फोन आया है और ना ही उसकी किसी से बात हुई है। जी हाँ सर, मैंने मोबाइल के डिटेल्स निकलवाने के बाद घर के नंबर के भी डिटेल्स निकलवाए थे, ताकि हम ये जान सके कि रोहित को बाहर बुलाने के लिए किसी ने घर के नंबर पे फोन किया हो। लेकिन कल रात शाम के बाद ना ही घर के नंबर पे किसी का फोन आया है, ना ही उसकी किसी से बात हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर रोहित ने किसी को फोन नहीं किया और किसी का फोन रोहित को नहीं आया, तो आखिर में रोहित घर से निकला ही क्यों? वो यहां से इतनी दूर उस रोड पर क्या करने गया होगा? उससे बड़ी बात यह है कि रोहित अपना फोन घर पर ही छोड़कर गया था। अगर वो अपना मोबाइल फोन लेके गया होता तो मान लिया जाता कि किसी ने उसको वहां पे फोन करके बुलाया होता। इंस्पेक्टर साहब, रोहित अपना मोबाइल कहीं भी छोड़कर नहीं जाता था। उसका सेल फोन हमेशा उसके साथ रहता था। ओह, तो फिर कल कैसे वो छोड़ के चला गया? वो भूल कैसे गया? क्या उसका मोबाइल घर पे छोड़ के जाना, इसके पीछे क्या कोई और बात हो सकती है? क्या उसका मोबाइल घर पे छोड़ के जाना, इसके पीछे क्या कोई और बात हो सकती है? इन सब सवालों ने इस केस को और भी उलझा कर रख दिया है। काश कि रोहित जी को होश आ जाए तो हमारे सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। अगर इन सब सवालों का आपको जवाब मिल जाए तो मुझे प्लीज बताइएगा। श्योर। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। रोहित की हालत में सुधार आ रहा है सूर्या। मुझे लगता है 1-2 दिन में उसे होश आ ही जाएगा। अगर रोहित को होश आ गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा दीदी। मैं तो सिर्फ उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। काश अगर एक मौका मुझे मिल जाता तो मैं उसकी सांसों की डोर को हमेशा के लिए तोड़ देता। सूर्या, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था दीदी कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे रोहित को होश आ रहा है। बस अब मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि मैं उसके सामने बैठकर उससे बात कर सकूं। सूर्या, भगवान ने चाहा तो वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। पर दीदी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जी हमारा दिल बहलाने के लिए ऐसा बोल रहे हो कि रोहित को होश आ जाएगा? नहीं सूर्या, भैया कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये तो मैं जानता हूँ, पर एक काम कीजिए ना दीदी, आप एक बार फिर भी पर्सनली डॉक्टर से जाके बात करो ना कि रोहित को कब होश आएगा। मैं भी यही सोच रही थी कि एक बार जाके मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मैं अभी आती हूँ। मैं बस 1 मिनट में आया, किसी को अंदर जाने मत देना। ठीक है। मैं अंदर जाकर मरीज से मिल सकता हूँ? नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई, आप लोग हम लोगों को इतने दिनों से देख रहे हैं कि पूरा घर यहाँ पे है। मैं पेशेंट का चाचा हूँ, मिलके आने दीजिए अंदर। जस्टिस आदित्य प्रताप सिंह का छोटा भाई हूँ मैं, सूर्य प्रताप सिंह, समझे? और जो आपकी कलेक्टर साहिबा है ना, वो मेरी भतीजी है। हमें ऊपर से ऑर्डर है कि किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए। बात करना चाहेंगे आप उससे? अभी आपकी बात कराता हूँ। नहीं साहब, हम कलेक्टर साहिबा से कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, बात कीजिए। ठीक है, आप अंदर जाइए, लेकिन जरा जल्दी आ जाइएगा। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप?
समझाओ इन्हें, अब इन्हें अलग से समझाना पड़ेगा। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते? हाँ? अब मुझे कानून सिखाएंगे आप? मुझे कानून बताएंगे? वो मेरी भतीजी है कलेक्टर साहब आपकी। लगाओ फोन। मैं जानता हूँ साहब, एसपी साहिबा का ऑर्डर है और कलेक्टर साहिबा ने भी कहा है कि कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उनकी इजाजत के बिना मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। आप अंदर नहीं जा सकते। जी सर, जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, सरकार की तरफ से जो गरीब किसानों के लिए फंड आने वाला था वो आ चुका है। नहीं सर, वो काम का वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई हूँ। नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। मैंने खुद ये असूल बनाया है कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं गरीब किसानों के लिए, जो फंड आता है वो उन्हीं को मिलना चाहिए। ये जो बीच के ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं ना, उनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए सर। जी सर, लेकिन एक्चुअली मेरी फैमिली में कुछ हादसे हो गए थे कि मैं ध्यान नहीं दे पाई। नहीं सर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, वादा करती हूँ कि कल के कल ये फंड उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। जी। मानस, किसका फोन था? अरे सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती है, फंड मिलता है गरीब किसानों को, तुम तो जानते ही हो। उसे गरीब किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करना वो मेरी जिम्मेदारी है और ये भी देखना है कि बीच में कोई उनका फायदा ना उठा पाए। लेकिन मानस, पिछले दिनों इतना काम रहा कि मैं कर ही नहीं पाई। रितिका, रिलैक्स, बैठो। चलो। देखो, काम को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए, ओके? लेकिन अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ये मेरी जिम्मेदारी है ना। मुझे लगता है मैं अभी ऑफिस चली जाती हूँ। यू क्रेजी, इस वक्त ऑफिस जाओगी तुम? तो क्या करूँ मानस, मुझे काम कल के कल खत्म करना है, निपटाना है। बहुत सारी फाइलें भी पड़ी हुई है। ओके, जस्ट रिलैक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल सुबह ऑफिस जल्दी चले जाना, ओके? देखो, ये सब तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है, तुम इसकी जिम्मेदार नहीं हो, ओके? ये लो, दूध पियो। दूध? और सो जाओ, कम ऑन। मानस, तुम जानते हो ना मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं डरती हूँ, लेकिन रोहित के इस हादसे ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। You know what I feel? अभी वक्त आ गया है कि तुम्हें मैटरनिटी लीव ले लेनी चाहिए। यस रितिका, तुम्हें आराम की जरूरत है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें आगे बहुत मौके मिलेंगे। डिलीवरी होने के बाद तुम ड्यूटी ज्वाइन करोगी ना, तब भी करने के लिए बहुत कुछ होगा, बट नॉट नाउ रितिका। नाउ यू नीड रेस्ट। रितिका, इतना क्या सोच रही हो? देखो, प्रशासन की ओर से छुट्टी निर्धारित है और ये मैटरनिटी लीव इसलिए दी जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में औरत को आराम करना चाहिए। जिस्मानी एंड दिमागी तौर पे उसे सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आराम चाहिए। प्लीज रितिका, मेरी खातिर, अपने होने वाले बच्चे की खातिर ये लीव ले लो प्लीज। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं कल जाकर लीव के लिए एप्लीकेशन दे दूंगी। खुश? सब ठीक हो जाएगा। रितिका ने मुझे जानबूझकर गिरफ्तार करवाया है। इस जिले की कलेक्टर है ना वो, इसीलिए। लेकिन सूर्या और स्नेहा को तो उसे रोकना चाहिए ना।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को बचाने के लिए सूर्या और स्नेहा ने ये खेल खेला हो? सारा इल्जाम मुझ पर डालने का खेल, क्योंकि ये रितिका भी तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। अब तुम्हें मेरा ख्याल आया? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मुझे आना पड़ा मेघना। मैं तुम्हें यह समझाने के लिए आया हूं कि स्नेहा ने तो तुम्हें बचाने के लिए फोन किया था और तुम उसे उल्टा धमकी दे रही हो। मैंने उसे धमकियां नहीं दी थी, मैंने उसे सच्चाई बताई थी कि मुझ पर अगर कोई भी आंच आई तो तुम दोनों भी फंसोगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गई हो। एक बात याद रखना मेघना, तुम ये राज जानती हो, ये बात सच है, लेकिन अगर ये राज तुम्हारी जुबान पर कभी आया तो मैं... मेरी जुबान तब तक बंद है जब तक मुझे ये उम्मीद है कि तुम मुझे बचाओगे। चाहे जैसे भी हो, तुम्हें मुझे यहाँ से रिहाई दिलानी ही होगी। एक बात अच्छी तरह से समझ लो सूर्या, तुम्हारे गुनाहों पर मैं अपनी कुर्बानी कभी नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि गुनाह तुम करो और फांसी पर मैं चढ़ूं। तुम रिहा हो जाओगी, तुमने कुछ नहीं किया है, घबराओ मत। रिहाई तो अब तक मुझे मिल ही गई होती, लेकिन मैं यहाँ पे इसीलिए पड़ी हुई हूँ क्योंकि ये मामला कलेक्टर के भाई के एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है और पुलिस के तौर तरीके भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और असली मुजरिम नहीं मिला तो ऐसा ना हो पुलिस मुझे ही बलि का बकरा बना दे। पुलिस को भी तो अपनी इज्जत बचानी है ना, क्योंकि ये कलेक्टर के भाई का मामला है। इसीलिए मुझे बचाने की पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ से निकालना ही होगा, वरना पूरा मामला खोलने में वक्त नहीं लगेगा। ये बात तुम याद रखना सूर्या। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सब तुमने क्यों किया? आखिर तुम्हारी हमारे खानदान के साथ में क्या दुश्मनी थी? रोहित के साथ में क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो फिर वो कौन है? वो कौन है जिसने रोहित को इस हालत में पहुंचाया है? ये पता लगाना जरूरी है। पर इस बात का पता तो पुलिस को ही लगाना पड़ेगा ना। और मैं खुद ही यही सोच रही हूँ कि काश असली मुजरिम का चेहरा सामने आ जाए, ताकि पुलिस को समझ में आ सके कि इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम अभी तक यही कहती आई हो कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे इस बयान की छानबीन की जा रही है। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ये बेगुनाह है, इन्हें रिहा कर दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर, सबसे ज्यादा जरूरी इस बात का पता लगाना है कि वो कौन है जो हमारे साथ ये खेल खेल रहा है, जो हम लोगों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है। वो कौन है जो हमारी जिंदगी में जहर घोले हुए है? इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। मैं चलता हूं मेघना, तुम घबराओ मत। जो मैंने कहा है उसे गौर से सोचना। चलता हूं इंस्पेक्टर।
क्या बात है सूर्या? रोहित की हालत सुधरने लग गई है क्या? हाँ, उसकी हालत तो सुधर रही है। लगता है मौत से अभी थोड़ी दूर है वो। वैसे मैं मेघना से मिलने गया था ताकि मैं उसे समझा सकूं कि वो हमारा नाम ले, लेकिन जानती हो उसने क्या कहा? उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसे पुलिस से नहीं छुड़ाया तो वो हम सब का नाम अपनी जुबान पर ले आएगी और हम सब सलाखों के पीछे होंगे। किसने कहा था तुमसे उसे फोन करने को? पहले ही हमारे ऊपर मुसीबतें कम हैं। तुम्हें मालूम है ये मेघना एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर हमारे सर पर नाच रही है। गलती तो तुम्हारी भी है सूर्या कि रोहित जिंदा बच गया। अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो मैं परेशान होकर मेघना को क्यों फोन करती? तुम इसे मेरी गलती कहती है? तुम्हें नहीं लगता ये किस्मत का खेल है? मुझे लगा था कि ये एक्सीडेंट का मामला है, रफा दफा हो जाएगा। इसने इस देश में हजारों लाखों एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, कोई पूछताछ नहीं होती। लेकिन ये एक्सीडेंट केवल एक छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे एक कलेक्टर का ओहदा जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं ये जानता हूं कि पुलिस इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतेगी। इसका मतलब तो ये है कि पुलिस सच्चाई तक पहुंच ही जाएगी। कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा, वरना सब उलट पुलट हो जाएगा।